जय हिंद दोस्तों। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि जंतु में परिवहन कैसे होता है। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको पौधों में परिवहन यानी ट्रांसपीरेशन के बारे में कंप्लीट आपको बता दिए हैं। वह वीडियो चैनल पर अपलोड भी कर दिया गया है, आप जाकर के चैनल से देख लीजिएगा, या लिंक को हम डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी आप जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं कि जंतु में परिवहन कैसे होता है, उनमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं इसके बारे में। देखिए, जितने भी उच्च कोटि के जो जंतु है ना, उच्च कोटि मतलब कि हाई क्वालिटी से मारा आपको मतलब कि बहुकोशिकीय जीव, जैसे हम लोग हैं, जानवर हैं, पंछी हैं, ये सभी के सभी हाई क्वालिटी के जीव हैं, यानी उच्च कोटि के जीव। तो जितने भी हाई क्वालिटी के जो जीव हैं ना, उन लोगों में परिवहन के लिए, जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन का परिवहन करना हो, या CO2 का करना हो, उत्सर्जित पदार्थ का करना हो, हार्मोन का करना हो, इन सभी चीज़ों का जो है ना शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में परिवहन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब इनको परिवहन करने के लिए ना हम लोगों में यानी हाई क्वालिटी जीव में स्पेशल परिवहन तंत्र होता है, इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये परिवहन तंत्र होता है ना, ये मुख्य रूप से 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसी में आता है, पहला आता है रक्त यानी ब्लड, दूसरा हार्ट और तीसरा ब्लड वेसल्स यानी ब्लड, हार्ट और रक्त वेसल्स। इन 3 चीज़ों से मिलकर हम लोग का परिवहन तंत्र बना होता है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे केवल रक्त के बारे में यानी ब्लड के बारे में। इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी दूसरे पार्ट में हम आपको बता देंगे कि हृदय और ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियाँ, ये दोनों के बारे में, क्योंकि जिसमें हृदय पढ़ना होता है ना, उसी हृदय में हम लोग को ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना है यानी शिरा धमनी के बारे में। वो दोनों कंबाइन होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो हम लोग इस वीडियो में केवल रक्त के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप भी रेडी हो जाइए और हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट रूप से समझते हैं कि रक्त के बारे में, इसके पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन को हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रक्त जो है ना, उसको हिंदी में कई नाम है, जैसे इंग्लिश में ब्लड कहते हैं, हिंदी में रक्त कहेंगे, लहू कहेंगे, रुधिर कहेंगे, खून कहेंगे, सब सब क्या है, रक्त का ही नाम है। तो रक्त को इंग्लिश में ब्लड कहते हैं, हिंदी में रक्त कहेंगे, इसको इसी का हिंदी में एक और नाम है खून, और इसको बायोलॉजी की भाषा में रुधिर बोलते हैं, और उर्दू की भाषा में बोलते हैं लहू। उर्दू में है लहू, इसलिए गाना है कि लहू बन के आंसू टपकने लगे हैं, यानी आंखों से जो है लहू बन रहा है, आंसू जो है ना वो लहू बन रहा है। तो लहू जो है ना वो उर्दू भाषा है, रक्त को उर्दू में बोलते हैं लहू। अब देखिए, ब्लड का जो स्टडी होता है ना, उसे बोलते हैं सेरोलॉजी। सेरोलॉजी मतलब कि ब्लड का स्टडी। जिसम के वर्ड के लास्ट में जो है ना लॉजी जुटेगा ना, लॉजी, LOGY, समझ लीजिएगा कि अधिकांश वो मतलब वर्ड होगा ना, वो किसी न किसी चीज़ का स्टडी होगा। जैसे बायोलॉजी जीव का अध्ययन, जूलॉजी वो भी जीव का अध्ययन है। जितने भी लॉजी वाले जुट हैं, जैसे मान लीजिए सेरोलॉजी, हेमेटोलॉजी या न्यूरोलॉजी, जितने भी लॉजी है ना, सबके सब क्या है, वो किसी न किसी चीज़ का अध्ययन है। पैथोलॉजी, ब्लड के बीमारी के बारे में अध्ययन करना पैथोलॉजी, जहाँ पे ब्लड आप टेस्ट कराते हैं ना, वो पैथोलॉजी होता है। और जो टेस्टो करता है वो पैथोलॉजिस्ट होता है, डॉक्टरों को बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। तो ब्लड के अध्ययन को बोलते हैं सेरोलॉजी, इसी का एक और नाम है हेमेटोलॉजी। तो 2 नाम याद रखिएगा, सेरोलॉजी, हेमेटोलॉजी। चलिए हम लोग ब्लड के बारे में और इन्फॉर्मेशन समझते हैं। यह एक तरह से तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल मतलब कि लिक्विड, संयोजी मतलब कि कनेक्टिव, और ऊतक यानी टिश्यू। देखिए, इसे हम लोग टिश्यू कहते हैं, यानी ब्लड एक तरह से टिश्यू है, चूँकि लिक्विड है तो इसको तरल बोलेंगे। संयोजी इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि ये शरीर के सारे कोशिकाओं, ऊतकों को जोड़ के रखता है। यानी जब ये बहता है ना, फ्लो करता है शरीर में, तो ये पूरे ऊतक को जोड़ कर रखता है, इसीलिए इसको बोलते हैं संयोजी, यानी कनेक्ट करके रखता है। और टिश्यू यानी ऊतक, चूँकि इस ब्लड के अंदर जो है ना कई जो है कोशिकाएं जो है ना ऐसे बिखरी होती है, इधर उधर जो है बिखरी होती है। RBC, WBC, प्लेटलेट्स, RBC, WBC के कई पार्ट्स होते हैं। ये सारे के सारे कोशिका होते हैं ब्लड के, और ये जो है ना ब्लड में ऐसे बिखरे होते हैं, ऐसे एकदम चुपचाप ऐसे बिखरा होता है, ऐसे बहते रहता है, ऐसे किधरों बहते रहता है। तो ये कोशिकाओं का एक तरह से ब्लड जो है समूह हो गया। अभी कोशिकाओं का समूह है, तो कोशिकाओं का समूह को हम लोग बोलते हैं टिश्यू यानी ऊतक। तो इस तरह जो है ना ब्लड एक तरह से तरल है, लिक्विड, संयोजी ऊतक है। समझ रहे हैं आपको। अब एक तरह से प्राकृतिक कोलाइडी भी है, यानी नेचुरल कोलाइडी। देखिए, कोलाइडी कहते कि इसको है, इसको समझिए, सिंपल सा बता रहे हैं, समझिए। जैसे हम लोग के यहाँ जो चाय बनता है ना, वो भी एक तरह से क्या है, कोलाइडी है। कोलाइडी मतलब होता है ना ऐसा विलयन जिसको किसी छन्नी से, यानी छन्नी समझ में आ रहा है ना, किसी छानने वाला से, छन्नी से छानने पर कुछ जो है नीचे चला जाए और कुछ जो है ऊपर छन जाए, इसको बोलते हैं कोलाइडी। जैसे चाय सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, चाय को तो हम लोग सुबह शाम पीते ही हैं। तो चाय वो क्या है, वो कोलाइडी है, वो प्राकृतिक नहीं है बल्कि मानव निर्मित है। चाय को प्राकृतिक थोड़े बनाता है, हम लोग बनाते हैं। जैसे चाय में जैसे छानेगा चाय छन्नी से, तो उसका लिक्विड वाला पार्ट नीचे चल जाएगा कप में, और उसका जो बचता है ना, चाय पत्ती है, अदरक है, तेजपत्ता है, जो भी लौंग इलायची हम लोग डालते हैं ना, उस सब का सब उसी में रहता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कोलाइडी। या मक्खन है, मक्खन जो भी चीज़ है, बहुत ऐसी चीज़ है जिसको छानिएगा ना तो कुछ नीचे चला जाएगा, कुछ ऊपर चला जाएगा।
उसी तरह ब्लड को लेकर, किसी का ब्लड लेकर के उसको छानिएगा ना तो उसमें ठोस पार्ट होते हैं ब्लड में, वो ऊपर रह जाएंगे छन्नी में और उसका नीचे वाला पार्ट, लिक्विड वाला पार्ट नीचे चला जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कोलाइडी। तो ब्लड क्या एक तरह से कोलाइडी है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें जो है इसमें मिली होती है। इसका पीएच मान जो होता है ना 7.4 होता है, मतलब कि हल्का क्षारीय। जैसे आपको केमिस्ट्री में बताएंगे ना कि जिसका पीएच मान जो है ना 7 से कम होगा वो एसिड होगा यानी अम्ल होगा, जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा वो क्षारीय होगा यानी बेस होगा, और जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। तो देखिए तो ब्लड का पीएच मान क्या है, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है 0.4, तीसरा ये हल्का क्षारीय है यानी बेसिक। अब इसका मात्रा देखेंगे ना कि किसमें कितना मात्रा होता है, तो देखिए एक तरह से एवरेज है, मेल में 5 से 6 लीटर ब्लड का मात्रा आता है, और वहीं फीमेल में देखेंगे तो आधा लीटर कम आता है, यानी 4.5 से 5.5 लीटर फीमेल में ब्लड की मात्रा होती है। अब ये डिपेंड, ये देखिए एवरेज है, इसको आप पूरा एक्यूरेट मत लीजिएगा, ये एवरेज है। अब कोई मोटा सा ऐसे ना डायनासोर के जैसा आदमी होगा तो उसमें ब्लड ज़्यादा होगा, और 5-6 लीटर उसमें ब्लड थोड़े होगा, ज़्यादा हो जाएगा। और कोई ऐसे मरीज जैसा होगा ना पतला, मेरे जैसे पतला, तो उसमें ब्लड और कम हो जाएगा, क्योंकि ये शरीर के भार के ऊपर भी डिपेंड करता है कि शरीर कैसा है। आप ऐसे चाकर जैसा है, जेसीबी जैसा, कि आप पतले से डोरे जैसा है, तो ये भी डिपेंड करता है ब्लड की मात्रा। मेल में 5 से 6 लीटर और फीमेल में आधा लीटर कम। अब आधा लीटर कम क्यों होता है, आप समझ लीजिएगा कि आधा लीटर कम क्यों होता है। आप समझदार है, समझ लीजिएगा क्यों कम होता है। ये नेचुरल बनावट है, हम नहीं कर रहे, ये ऊपर वाला बनाया है। अब शरीर के देखिए, अब बोलेंगे ना कि पूरे शरीर का जो है ना कितने परसेंट का जो इससे ब्लड जो है ना पूरे शरीर का भार का कितना परसेंट होता है, तो 7%। यानी हम लोग का शरीर का जितना भी भार होगा किसी का भी, उसका 7% निकालिएगा, वो किसका भार होगा, ब्लड का। अब ये जो है इसका रंग जो है ना लाल रंग का होता है, आपको पता ही है ब्लड जो है ना लाल रंग का होता है। लाल रंग होने के पीछे रीजन क्या है, तो हीमोग्लोबिन इसमें एक तरह से ना प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन, यानी बढ़त है, पिगमेंट कलर। देखिए हीमोग्लोबिन बढ़त की वजह से ब्लड जो है लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलकर बना है, 2 वर्ड, जैसे एक होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ना 2 वर्ड से बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम का अर्थ होता है ना, ये है रंग, इसको बोलते हैं लाल रंग, ये जो है ना लाल रंग को दिखाता है। ये जो है ना प्रोटीन है, प्रोटीन, ये जो है ना प्रोटीन का नाम है। ये 4% होता है, ये जो है ना 96% होता है ग्लोबिन, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा होगा। इसी में जो होता है ना लोहा होता है, इसी में Fe यानी लोहा, इसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। हीम के अंदर लोहा और ग्लोबिन जो है ना प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलकर बना है, लोहा और यानी हीम और ग्लोबिन, यानी 4% हीम होता है और 96% ग्लोबिन। इसमें लोहा होता है, लोहा तत्व पाया जाता है, और यही जो है ना ऑक्सीजन को कैच करता है, यानी जाके फेफड़ा में जो ऑक्सीजन लेते हैं ना रेस्पिरेशन में, उसी ऑक्सीजन को कैच करता है यही लोहा। लोहा जो है अपने आप में मिला देता है ऑक्सीजन को। तो यही हीम जो है ना लोहा को पकड़ ऑक्सीजन को पकड़ता है, और ग्लोबिन जो है प्रोटीन है। तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है हीमोग्लोबिन। अब फिर बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है ना मेल फीमेल में अलग अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेल में और फीमेल में दोनों में ब्लड अलग अलग है, तो इस तरह से जो है ना हीमोग्लोबिन भी अलग अलग हो जाएगा। मेल में जो है 14 ग्राम पर डेसीलीटर। देखिए डेसीलीटर जो है एक तरह से मापने का पैमाना है, डेसीलीटर ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, मतलब कि एक तरह से पैथोलॉजी का चीज़ है, या एक तरह से मापने का इकाई है। यानी अभी सब सारा चीज़ जो है ना पैथोलॉजी वगैरह में जो होता है ना वो सब बताएंगे कि ये डेसीलीटर वगैरह क्या होता है। देखिए 14 ग्राम पर डेसीलीटर जो होता है हीमोग्लोबिन होता है मेल में, और फीमेल में 1 ग्राम कम, क्योंकि ब्लड कम है इसीलिए हीमोग्लोबिन भी कम। इसी हीमोग्लोबिन की कमी से हम लोग के शरीर में एक बीमारी हो जाता है जिसे बोलते हैं रक्त अल्पता यानी एनीमिया रोग। एनीमिया में शरीर जो है पीला पीला रंग का हो जाएगा, लगेगा कि शरीर में ब्लड वे कम है। देखिए एक और बीमारी में शरीर पीला होता है जिसे बोलते हैं जॉन्डिस यानी पीलिया, तो वो दूसरा है। जॉन्डिस में भी जो है ना शरीर पीला रंग का दिखता है, बट उसमें ब्लड कम नहीं होता है, वो दूसरा रंग है। वो उसमें पिगमेंट एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग बिलिरुबिन, उसकी वजह से शरीर पीला हो जाता है। लेकिन एनीमिया जब रोग होगा ना तो उसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन कम होगा तो मतलब ब्लड कम होगा। अब ब्लड कम होगा तो शरीर भी पीला पीला कलर का दिखेगा। उसमें पहचान क्या है कि आदमी को थकान बहुत होगा, ऐसे लगेगा थक जाएगा, ऐसे पूरा ऐसे थक जाएगा, शरीर कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो ये जो है ना ब्लड की कमी से होता है, थकान बहुत ज़्यादा होता है, कुछ करने का मन नहीं करेगा। अब देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, यानी हम लोग के शरीर में जो है ना ब्लड जो है ना ऐसे पूरे शरीर में रनिंग मारते रहता है, आपको पता ही होगा। नस है हम लोग के शरीर के अंदर, उस नस में ब्लड जो है रनिंग मारता है पूरा एकदम 24 घंटा एकदम रनिंग मारते रहता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ना रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी स्पेशल हमको बोलते हैं इसको ब्लड सर्कुलेशन। इसमें जितने भी काम करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। तो हम लोग के अंदर जो है ब्लड घूमते रहता है। इसकी खोज सबसे पहले जो है एक साइंटिस्ट थे विलियम हार्वे, इन्होंने बताया था कि हम लोग का ब्लड अंदर जो है ना ब्लड घूमते रहता है।
तो विलियम हार्वे नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1628 ईस्वी में, सन नहीं भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा। अब नाम केवल याद रखिएगा कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे नामक साइंटिस्ट ने। अब बात करते हैं कि हम लोग के शरीर में जो है ना ब्लड एक बार में कितने समय में जो है घूम जाता है, पूरा एक बार रेफ राइट मार देता है। तो मात्र 23 सेकंड का समय लगता है। इस 23 सेकंड में ब्लड जो है ना हार्ट से पूरी कोशिका में और कोशिका से पुनः हार्ट में एक बार जो है ना कंप्लीट सर्कुलेशन हो जाता है 23 सेकंड में। अब देखिए इसमें तत्व कौन कौन पाए जाते हैं। क्वेश्चन कहेगा कि ब्लड के अंदर जो है ना कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ब्लड के अंदर जो है ना कई तत्व पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, लोहा है यानी आयरन, ये सभी के सभी तत्व हैं पाए जाते हैं जो ब्लड के अंदर होते हैं। अब इसमें पूछेगा यौगिक कौन सा पाया जाएगा, तो यौगिक के रूप में ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, यूरिया है, सब के सब क्या है ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। यूरिया यानी अमोनिया जिसको बोलते हैं पेशाब, वो क्या है यूरिया है, वो भी एक तरह से क्या है कार्बनिक क्या है वो पदार्थ है। तो ब्लड के अंदर यौगिक के रूप में ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और यूरिया जो है पाया जाता है। अब इसमें समझते हैं कि ब्लड के अंदर एक चीज़ आता है ना कोलेस्ट्रॉल। देखिए कोलेस्ट्रॉल है क्या, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं जब ब्लड जो है ना जरूरत से ज़्यादा चिपचिपाहट हो जाए ना उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। जैसे ब्लड जैसे लिक्विड है, आपको पता ही है लिक्विड है। अब ब्लड जैसे मान लीजिए कि जितना एक गाढ़ा होगा ना ब्लड वा उतना ही इसमें रनिंग करने का क्षमता कम हो जाएगा। जैसे कोई चीज़ गाढ़ा हो जाएगा ना तो वो बहुत कम फ्लो करता है, और कोई जो पतला होगा तो बहुत अच्छे से फ्लो कर जाएगा। जैसे पानी है वो क्या है पतला है तो बहुत अच्छे से बह जाएगा। और उसी में जाकर खूब ज़्यादा चीनी मिला दीजिए, खूब ज़्यादा चीनी, तो और ये गाढ़ा हो जाएगा। अब उसको फेंकिएगा ना तो कम दूर तक जाएगा, फैलेगा नहीं ज़्यादा दूर तक। इसी को बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना वो 200 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है ना शरीर में बढ़ना बहुत घातक होता है, क्योंकि इससे एक बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है हार्ट अटैक। इसी कोलेस्ट्रॉल के वजह से हार्ट अटैक होता है। क्योंकि देखिए ब्लड जब गाढ़ा हो जाएगा तो वो जो है ना वो अपने अंदर जो रक्त वाहिनियाँ है ना उसकी भीतरी दीवार से चिपकना शुरू करेगा, यानी उसमें चिपचिपाहट आ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल मतलब क्या, ब्लड में चिपचिपाहट का बढ़ जाना। अब जब ब्लड में चिपचिपाहट बढ़ जाएगा तो ऐसे समझिए गम का कैसे काम करेगा, गम समझ में आ रहा है ना आपको, लाशा। तो ब्लड के अंदर जब लाशा बढ़ जाएगा ना यानी कोलेस्ट्रॉल, तो वो जो है ना अब नसों में चिपकना शुरू कर जाएगा। और जब नस में अंदर चिपकेगा तो इधर से हार्ट जो है ना अपनी पूरी एकदम ताकत से जो है ना इसको ढकेल रहा है, अंदर मार रनिंग मार रहा है। अब मान लीजिए ब्लड इधर गया, बीचों में जाकर रुक गया चिपक के, तो जो है ना नस जो है ब्लॉक हो जाएगा। अब ब्लॉक हुआ तो हार्ट जो है ना उसमें हार्ट अटैक आता है। तो हार्ट अटैक जैसी बीमारी को जन्म देता है कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ता कैसे है, तो जितने भी हम लोग फैटी चीज़, ऑयली चीज़ या जितने भी हम लोग ये तेल वाला चीज़ खाते हैं ना, चर्बी वाला, उससे जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जैसे आप खूब ज़्यादा काजू किशमिश खाइएगा, बादाम खाइएगा, अखरोट खाइएगा, इससे जो है हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, यानी शरीर में चर्बी बढ़ेगा, फैट। घी खाइए, मक्खन खाइए, मांस खाइए, मछली खाइए, खूब ज़्यादा खाइएगा तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। बाहर का जितने भी फास्ट फूड है, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब ज़्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो लास्ट में वो हार्ट अटैक जैसी बीमारी को जन्म देता है। तो ये भी जो है हमारे शरीर में नॉर्मली कितना होना चाहिए, 200 ग्राम पर डेसीलीटर। इससे ज़्यादा हुआ तो दिक्कत है, कम होगा तो भी दिक्कत है, ज़्यादा कम हो जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगा। और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है ना हार्ट अटैक जैसे बीमारी ला देगा। अब देखिए स्टोर कहाँ होता है ब्लड। ब्लड को स्टोर होना और निर्माण होना दोनों टॉपिक है। ब्लड जो है ना स्टोर होता है वो स्प्लीन में। स्प्लीन जो है ना लीवर के जस्ट नीचे एक छोटा सा ऑर्गन होता है स्प्लीन, वो स्प्लीन उसे बोलते हैं तिल्ली या प्लीहा। तो ब्लड जो है ना स्टोर होता है स्प्लीन या तिल्ली में, जिसको प्लीहा भी बोलते हैं। और इसी में जो है ना ये नष्ट भी होता है स्प्लीन में। दोनों बात ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग ब्लड के अंदर जो आरबीसी होता है ना, अभी इसमें आगे ही बताएंगे, ब्लड के जो प्रकार बताएंगे ना उसमें आरबीसी आता है। तो आरबीसी जो होता है ना जब वो 120 दिन के बाद से मर जाता है तो वो जाता है एटलीस्ट किसमें, स्प्लीन में। क्योंकि आरबीसी के अंदर जो है ना न्यूक्लियस नहीं होता है, और न्यूक्लियस नहीं होता है तो उसके अंदर लाइसोसोम भी नहीं होता है। लाइसोसोम जो उसको मार के खाएगा, ब्लड को यानी मृत कोशिका को मारेगा, खाएगा, तो उसके अंदर नहीं होता है। तो जिसके वजह से जो है ना वो चला जाता है बुढ़ापे के समय जाएगा कहाँ पे, स्प्लीन में। जब आरबीसी बूढ़ा हो जाएगा ना तो जाएगा स्प्लीन में, और स्प्लीन जो है वहीं पे बेचारा जाके मर जाएगा। तो इसीलिए हम लोग स्प्लीन को जो है ना एक और नाम देते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, तो स्प्लीन यानी तिल्ली या प्लीहा को। इसका नाम हिंदी भी नाम याद रखिएगा। तो इस तरह जो है ना स्प्लीन का दो काम, एक जो है ब्लड को स्टोर करता है और दूसरा जो है नष्ट भी करता है, यानी जो मृत कोशिका होता है ना ब्लड में उसको खा के खत्म कर देता है। तो स्प्लीन का दो काम। अब निर्माण का बात करेंगे कि निर्माण कहाँ होता है ब्लड। तो देखिए ब्लड का निर्माण जो है दो जगह होता है। जैसे जब भ्रूण की अवस्था में रहेंगे तो अलग होगा, और जब वयस्क रहेंगे तो अलग होगा। भ्रूण की अवस्था में ब्लड का निर्माण जो है ना लीवर यानी यकृत में होता है। अब भ्रूण कहते हैं किसको है, तो देखिए
जब तक जो है बच्चे का जन्म नहीं होता है, यानी जब बच्चा जो है ना माँ के पेट के अंदर होता है ना, उस टाइम जो है ना उसे हम लोग बोलते हैं भ्रूण। जब तक उसका जन्म नहीं होगा तब तक उसे हम लोग भ्रूण ही कहेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो भ्रूण की अवस्था में उन लोगों में लीवर में जो है ब्लड बनता है, और जैसे वयस्क होगा, वयस्क मतलब कि आदमी जो है जवान हो जाएगा हम लोग जैसा, तो हम लोग में जो है ना ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। बोन मैरो जो है ना मोटी मोटी हड्डी के अंदर जो है ना, अंदर देखिएगा ना मोटी मोटी जो हड्डी होती है ना, उसका अंदर जो है ना जेल के जैसा जो है ना, यानी प्लाज्मा के जैसा उसमें तरल पदार्थ भरा होता है। उसी तरल पदार्थ को बोलते हैं बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। उसी अस्थि मज्जा के अंदर जो है ना ब्लड का निर्माण होता है। जैसे जितने भी मांस खाने वाले हैं ना, जो भी मांस खाते होंगे, तो जब वो मांस खाते होंगे ना, देखिएगा जितने भी मोटी हड्डी होती है ना मांस में, तो उसके अंदर उसको कूचा रहता है, उसको फोड़ा रहता है। अब फोड़ा रहता है ना, तो उसके अंदर से ना खूब जेल के जैसा एकदम लिक्विड पार्ट निकलता है, उसको खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो वो जो है ना उसे बोलते हैं हम लोग बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, मोटी हड्डी के अंदर होता है। और चूँकि जितने भी भ्रूण होते हैं, यानी छोटे बच्चे भ्रूण की अवस्था में, उन लोगों में हड्डी मोटी ही कहाँ होता है, उन लोगों में पतली पतली हड्डी होता है, वो भी मुलायम। तो उनका अंदर जो है ना अस्थि मज्जा होगा नहीं, तो इसीलिए उन लोगों में जो है टेम्प्रेरी रूप से ब्लड जो है ना यकृत में बनेगा, लीवर में। और हम लोग जैसे ही बड़े हो जाएंगे, पूरा वयस्क यानी जवान, तो उन लोगों में जो है ना अस्थि मज्जा में बनता है। अब ब्लड के कार्य के बारे में समझते हैं। तो देखिए ब्लड के काम बहुत ज़्यादा हैं। पहला सबसे मुख्य इसमें आता है ना कि शरीर के ताप का संतुलन करना, यानी हम लोग का शरीर जो है ना इसका ताप का संतुलन करना है। क्योंकि हम लोग के अंदर जो है खून का फ्लो होता है ना, ब्लड बहता है, इसी वजह से हम लोग का शरीर का ताप जो है ना एक जगह पे स्थिर रहता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आपको आप बताते हैं ना ब्लड के कार्यों के बारे में, और ब्लड के और प्रकारों के बारे में समझ लेते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसका आगे बताते हैं। देखिए ब्लड के काम बहुत ज़्यादा हैं, जैसे हम आपको मुख्य बता देते हैं। जैसे पहला इसमें आता है शरीर के ताप का संतुलन करना, यानी ब्लड जो है ना, ब्लड के रनिंग की वजह से, यानी खून हम लोग के कोशिकाओं में नसों में दौड़ता है, तो नसों में घर्षण होता है। उस घर्षण की वजह से जो है ना हम लोग के शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होता है, और हम लोग का शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस एवरेज रहता है। इसीलिए हम लोग जो है ना किसी भी मौसम में अच्छे से जी लेते हैं। गर्मी में भी जी लेते हैं, ठंडी में भी जी लेते हैं, ठंडी में स्वेटर वगैरह पहन के जी लेते हैं हम लोग। तो इसके पीछे रीज़न यही है, यानी शरीर के ताप का संतुलन करना ब्लड का जिम्मेवारी है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो देखिए उसमें ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, इसीलिए उसका यानी लाश जो होता है ना, उसका शरीर, लाश का शरीर जो है ठंडा हो जाता है, क्योंकि उन लोगों में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। तो शरीर के ताप को बैलेंस करना ये ब्लड सर्कुलेशन का काम है। जितने भी जीव है ना जिनमें ब्लड सर्कुलेशन खुला होता है, ओपन, जैसे आपको बताएंगे, ब्लड सर्कुलेशन जो है दो तरह से होता है, एक क्लोज में और एक ओपन होता है। तो जितने भी जीव होते हैं जिनमें ओपन होता है ना, यानी जिनमें जो है कोई स्पेशल नस नहीं होता है ब्लड को रनिंग करने के लिए, तो उन लोगों के जीव में जो है ना शरीर का तापमान जो है ना ब्लड की वजह से नहीं होता है। जैसे हम लोग जो है ना, हम लोग बोलते हैं वार्म ब्लडेड, यानी हम लोग समतापी हैं, मतलब हम लोग का जो टेम्परेचर है ना बॉडी का वो समान होता है, इसीलिए हम लोग किसी भी मौसम में अच्छे से रह लेते हैं। इसी के विपरीत जितने भी जीव है ना, जैसे मेढक है, सांप है, ये सब जो है ना इनको बोलते हैं विषम तापीय यानी कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लड यानी इन लोग का ब्लड जो होता है ना, ये मौसम के अनुकूल जो है ना बदलता रहता है। जैसे गर्मी में इन लोग का ब्लड जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठंडी में इन लोग का ब्लड खूब ज़्यादा जम जाएगा तो ठंडे से मर जाएंगे। तो इन लोग का शरीर का तापमान जो है ना बदलते रहता है। जैसे देखिएगा ना, जितने भी छोटे मोटे कीट वगैरह होते हैं, जैसे सांप है, गर्मी में बहुत ज़्यादा निकलता है, ठंडी में नपाता रहता है, सब छुप जाता है अंदर जा करके। मेढक होता है, मेढक जो है ना, जैसे बरसात का समय आता है, ये लोग निकल जाते हैं, टर टर करने लगते हैं, और जैसे जो है ना बरसात खत्म में चला जाता है मिट्टी के अंदर। जितने में कीट मक्खी वगैरह देखिएगा ना, मक्खी मच्छर जो है, ये सभी के सभी क्या है, विषम तापीय है, यानी कोल्ड ब्लड है। गर्मी में ये लोग खूब ज़्यादा आएंगे, भयानक मक्खी मच्छर वगैरह सब आएंगे। यही ठंडी आएगा ना, सबके सब नपटता, क्योंकि उन लोग का पता है कि ठंडी में वो लोग जी ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन लोग का ब्लड बहुत ही नीचे आ जाएगा, यानी उन लोग का टेम्परेचर स्लो हो जाएगा। तो ब्लड का पहला काम है कि शरीर के ताप का संतुलित करना। दूसरा आता है वायुमंडलीय दाब को उदासीन करता है, यानी जो हवाओं का प्रेशर लगा है ना हम लोग के शरीर के ऊपर, वो खून दौड़ता है, इसी की वजह से वो कैंसिल हो पाता है। इसीलिए जो लाश होता है मर जाने के बाद से वो भारी हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है बंद हो गया, तो वायुमंडल उसको दबा देता है, हवा उसको दबा कर रखता है, तो लाश भारी हो जाता है। और वो ठंडा होता है, क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बंद, तो शरीर का टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। तो ये वायुमंडलीय दाब को उदासीन में करता है। जितने भी हमारे शरीर में पदार्थ हैं, चाहे मान लीजिए ऑक्सीजन है, CO2, जितने भी पदार्थ हैं, एंजाइम फिंजाइम जो भी चीज़ें हैं, हालांकि एंजाइम नहीं होता है, हार्मोन वगैरह, इन सभी का जो है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने का काम करता है ब्लड। हम लोग दवा खाते हैं, उसको भी ले जाता है ब्लड। हम लोग खाना खाते हैं, उससे जो एनर्जी मिलता है वो भी ब्लड जो है ना पूरे शरीर में दौड़ाता है। तो ये ब्लड का ये मुख्य काम है। अब हम समझते हैं रक्त के प्रकार के बारे में। देखिए रक्त का प्रकार यानी ब्लड का जो है ना दो प्रकार होता है, एक जो है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कार्पल्स।
प्लाज्मा को हिंदी में प्लाज्मा ही बोलते हैं। आप ब्लड कार्पल्स को हिंदी में रुधिर कणिका बोलिए चाहे रुधिराणु बोलिए, बात एक ही है। यानी दो प्रकार हो गया ब्लड का, प्लाज्मा और ब्लड कार्पल्स। प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, और जो ब्लड कार्पल्स होते हैं ना, रुधिर कणिका है, ये ठोस पार्ट होता है। यानी ब्लड में जो है दो चीज़ें होती हैं, कुछ लिक्विड पार्ट भी होता है और कुछ ठोस होता है। सबसे ज़्यादा जो ब्लड में लिक्विड पार्ट होता है, पूरे ब्लड का 60% भाग जो है ना प्लाज्मा ही होता है, और जो बच गया 40% वो जो होता है ये रुधिर कणिका यानी ब्लड कार्पल्स होते हैं। किसी किसी बुक में जो है ना ये 60 के जगह पे 55 देता है और इसमें दे देगा तब 45। तो बात एक ही है, दोनों एवरेज में, ये एक तरह से एवरेज है, इसको करेक्ट मत लीजिएगा। कोई मान लीजिए 55 इसको दिया है 60 के जगह पे, तो उसको टिक मार दीजिए। हमारे तो ये देगा 45, आई जब 60 होगा तो हो जाएगा 40। इसको एवरेज याद रखिएगा, 55, 60, 40, 45 दोनों एक एवरेज है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन कहेगा कि रक्त का, पूरे रक्त का अधिकांश भाग क्या होता है? प्लाज्मा। रक्त के द्रव पार्ट को क्या बोलते हैं? लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा। रक्त में हल्का पीले पदार्थ को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ये प्लाज्मा से इतना याद रखिएगा, पूरे ब्लड का 60% भाग होता है प्लाज्मा। अब ये जो ब्लड कार्पल्स होता है ना, आगे चल के 3 भाग प्रकार में बढ़ जाता है। पहला होता है इसमें आरबीसी, लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हिंदी में एक ही है। देखिए ये 3 होते हैं। अब इसमें जो है ना सबका अलग अलग मात्रा होता है। जैसे आरबीसी है, यानी आरबीसी सबसे ज़्यादा होता है, 5 मिलियन होता है। 5 मिलियन मतलब कि 50 लाख। तो आरबीसी का हमारे शरीर में मात्रा जो है ना 50 लाख, ये सबसे ज़्यादा होता है, ये भी ठोस है। ये श्वेत रक्त कोशिका है, ये 10,000 होता है। 10 के समार है ना, ये यूट्यूब का भाषा है, के मतलब कि 1000 होता है, तो 10 के मतलब कि 10,000। प्लेटलेट्स जो होता है वो 2 लाख होता है। ये सबका अलग अलग मात्रा है। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं प्लाज्मा के बारे में, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में समझते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।